तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों आज 9 फरवरी को आप लोगों का साइंस का एग्जाम था और उम्मीद है कि आप सभी का अच्छा गया होगा। कई बच्चों का हमने रिव्यू लिया तो अधिकतर बच्चे का कहना है कि सर आज का जो प्रश्न था वो काफ़ी इजी था और हमने अच्छे तरीके से इसको करके आए हैं। ठीक है, कई बच्चे का कहना था सर कि आपने जो वीडियो डाले थे उससे कई प्रश्न आप लोग देखने को मिला है। ठीक है, तो अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, हम वही प्रश्न को करवाते हैं आप लोग को जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगामी जो आप लोग का जो 11 फरवरी का आप लोग का मैथ का एग्जाम है बच्चों, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आज कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित है यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न है वहाँ से आप लोग 25 से 30 प्रश्न निश्चित करके आओगे। ठीक है, और कितनों भी कमज़ोर हो मैथ में इसमें 25 प्लस स्कोर निश्चित कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है स्पष्ट की मैथमेटिक्स। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों, कोई फेक नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, एकदम सेम इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी की जो आज ओरिजिनल पेपर है उनका आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका आंसर के साथ हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में कह रहे हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो बेटा जो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, यही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा बच्चों। हो सकता है कि एग्जामिनर जो है इनके आंकड़े जो है वो चेंज कर सकता है। हो सकता है 5005 की जगह है वहाँ पे 96 कर दे, 144 कर दे। ठीक है, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को निश्चित देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर रहने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा देख लीजिए, कह रहा है अधि विभाजन एल्गोरिथम ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 72 एंड क्यू इक्वल टू 8 एंड आर इक्वल टू बेटा 0 है, तो बी का मान क्या होगा। तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें पुट कीजिए तो ए बराबर कितना दिया है, तो बराबर ए बराबर कितना बेटा 72 है। बी नहीं पता है, रहने दीजिए। क्यू का वैल्यू कितना है, तो 8 है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है बेटा, तो आर 0 है। तो 8 9 क्या हो जाएगा 72, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेटा कह रहा है कि 3√2 एक संख्या। अब समझिए 3√2 क्या है, तो परिमेय तो हो ही नहीं सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो बेटा 35/50 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। चूंकि 35 को अगर हम लोग 50 से भाग देते हैं तो एक निश्चित संख्या आने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका दशमलव प्रसार बेटा शांत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछ लिया है, कह रहे y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। अब कह रहे पी एक्स का शून्यक, इससे एक प्रश्न तो पक्का रहने वाला, कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एच को काटेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स एच को कितने बिंदुओं पर ये काट रही है बच्चों, तो एक बिंदु यहाँ पे आप लोग दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे है, यानी कि कितना हो जाएगा इनका शून्यक, तो बेटा कहोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, तो 6 में पूछ रहा है बच्चों कि बहुपद x² - 15 का शून्यक क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, एक फार्मूला याद रखिएगा, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा याद रखोगे a + b, फिर क्या होगा a - b। तो अब कहिएगा सर ये स्क्वायर तो है लेकिन b² तो नहीं है। बेटा b² बनाएंगे, देखिए कैसे भी बनाओगे। ठीक है, x², क्या b² क्या यहाँ पे हम लोग √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो क्या होगा a + b, यानी कि हो जाएगा x + √15 और दूसरा क्या हो जाएगा x - √15। ठीक है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा क्या होगा, एक माइनस में √15 हो जाएगा, दूसरा प्लस में √15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन में तो दोनों प्लस प्लस नहीं होगा, इसमें दोनों माइनस नहीं होगा, तो क्या होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है बेटा कि x² - 2x - 8 के शून्यक ए और बी है, तो ए और बी का मान क्या होगा। अब समझिए बेटा कि कह रहा है, तो कह रहा है कि बहुपद x² - 2x - 8 है, इनकी शून्यक बेटा a और b है, यानी कि 2 अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, a और b है। ठीक है, अल्फा बीटा की जगह a और b है, तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है,
तो माइनस बी की जगह कितना है माइनस, अब बी की जगह कितना है तो -2 है, ठीक है, बाई ये ए की जगह कितना है बेटा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना शून्य निकाल करके मत रहिएगा, अन्यथा समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैथ बेटा आप लोग को मांगता है ट्रिक, अगर आप लोग को कैलकुलेशन करने की आइडिया अगर है तो निश्चित आप लोग कम समय में अच्छे तरीके से और सटीक आंसर दे लोगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बेटा कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके हल क्या होंगे। तो जब प्रतिच्छेद करता हुआ रेखाएं होता है तो इनका एक आद्वितीय हल होता है, आप रखोगे, ठीक है। अब चलिए इसमें 3 कंडीशन बनता है बच्चों, ठीक है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग बात करें तो याद रख लेना बेटा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, लेकिन ये नहीं होगा बराबर c1/c2, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन रहा है तो ये असंगत होता है, इनकी जो रेखाएं होती है बेटा वो समांतर होती है और उनके कोई हल नहीं होते, ठीक है। दूसरा याद रख लेना कि जब a1/a2 जो होगा वो बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो जब इस प्रकार का होगा बेटा तो इसका क्या होगा तो जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होगा और इनका एक आद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए तीसरा याद रखिएगा कि a1/a2 जो है वो बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी इक्वल हो जाएंगे c1/c2 का। तो अगर इस कंडीशन को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये क्या हो जाएगा तो ये भी बेटा संगत होगा, ठीक है। चलिए इनकी जो रेखाएं होगी वो कैसा होगा तो समपाती होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों, हमने एक प्रश्न की जगह तीनों को करवा दिया, ठीक है। समीकरण निकाय a1x + b1y + c = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 के अनंत हल कब होंगे। अनंत हल कब होंगे बेटा, अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, अनंत हल कब होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है तो जब a1/a2 जो है वो बराबर हो जाता है किसके तो b1/b2 के, और ये भी कब हो किसके बराबर हो जाता है तो c1/c2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देख पा रहे बच्चों कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 के इक्वल है। अगला है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नहीं है किसके c1/c2 के, तो क्या हो जाएगा तो ये समांतर रेखाएं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं, इसमें होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 3x + 2y = 8 है, इनका हल क्या होगा बेटा। अब इस टाइप को आप लोग विलोपन विधि से हल करना चाहोगे, हम जान रहे हैं कि आप लोग विलोपन विधि सोच ही रहोगे, नहीं बेटा उतना टाइम नहीं है आपके पास में, विलोपन विधि मत लगाइए। अब यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, तब देखिए पुट करके किसके पुट करने से हो जाएगा। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 2, तो एक्स का वैल्यू अगर पुट करते 2 दूना 4, वाई का वैल्यू कितना दिया -1, तो 4 में एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है एक्स का -2, एक्स का -2 करेंगे -4 में 1, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है बेटा इसको कर लेते हैं, तो 2x 2 दूना 4 + 1 तो क्या हो जा रहा है 5 हो रहा है। अब इसको कर लेते हैं तो 3 दूना 6 6 और यहाँ पे 2 6 दी 8, मतलब इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा बेटा, तो p का मान क्या हो जाएगा p0 = 4, ठीक है। चलिए निम्न से कौन द्विघात समीकरण है, निम्न से कौन द्विघात समीकरण, आप समझिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो मूल सूत्र होता है तो ax² + bx + c होता है = 0, ठीक है। तो अब देखिए किसको हल करने पर ये इस रूप में आ रहा है, तो बेटा जब फर्स्ट वाले को अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेक्तर क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ लिया डी क्या होगा, तो बेटा डी बराबर क्या होता है तो b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। तो b की जगह कितना है तो बेटा 2 है, b की जगह कितना है -7 और c की जगह कितना है 6, तो b² b की जगह कितना होगा तो -7 का होल स्क्वायर
4AC, ए की जगह कितना है 2, सी की जगह कितना है 6, ठीक है। तो 7 7 कितना हो जाएगा बेटा 39, सॉरी 49। यहाँ पे 7 4 दूना 8, 8 छक्के क्या हो जाएगा 48। तो 49 में 48 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1। चलिए, आदित्य द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। अब समझ लीजिए बेटा, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 के इक्वल होता है। किसके बराबर हो जाएगा 0 के इक्वल होता है। तो डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। तो बी की जगह कितना है, तो बी की जगह पे बेटा यहाँ पे पी है, तो पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे एक्स और सी की जगह कितना है तो 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 16, देन पी इक्वल टू 16 का अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस 4, ठीक है। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला है कह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या होगा। अब द्विघात समीकरण का घात क्या है बेटा, तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण के अधिकतम घात कितने होते हैं, तो आद रख लोगे 2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास में, तो कह रहा है देखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर मतलब आपसे डी पूछ लिया गया है। डी बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 क्या है, तो 1.7 है, और A1 क्या है बेटा, तो A1 क्या है 0.6। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में 6 हो जाएगा 1, 1 में 0 क्या हो जाएगा, तो 1, यानी कि 1.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक AP है बेटा, ठीक है। AP क्या है, तो 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। अब से पूछ लिया कि nवां पद यानी कि कौन सा 30वां पद, ठीक है। तो A बराबर कितना आपके पास में, तो ये प्रथम पद आपका 10 दिख रहा है। आपका D कितना बेटा, अब देखिए 7 में से 10 घटाई, 7 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा -3। तो आपसे पूछ लिया है कि 30वां पद यानी कि ये 30, तो ये 30 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 29D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना है 10, तो 29, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 87, तो बेटा क्या हो जाएगा -77, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा कि 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग ज्ञात करें, यानी कि ए बराबर कितना है, तो 2 है। डी बराबर कितना है, तो डी बराबर कितना है बच्चों, तो 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 10 पदों का योग ज्ञात करें कि एस 10 बराबर, तो एस एन बराबर क्या होगा, तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। यही ना फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल। अब इसमें पुट कीजिए बच्चों, जब इसको हल करोगे n का वैल्यू कितना बैठाओगे, तो n की जगह 2 बैठाओ, ठीक है। 2a a की जगह कितना बैठाओगे, तो 2 बैठाओगे, ठीक है। n-1 यानी कि तो n की जगह कितना होगा 10 - 1 यानी 9। डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू कितना है बच्चों 5। इसको जब पुट करोगे, ठीक है, और हल करोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 245 हो जाएगा, ठीक है। अगला सभी वर्ग क्या होते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में D एवं E क्रमशः AB एवं AC पर 2 बिंदु हैं, ठीक है, तथा D जो है समांतर है BC के, यदि AD अनुपात DB जो है 2 अनुपातिक है, तो ये अनुपात क्या है, AE बराबर 1.6 है, तो AC का मान क्या है। आप समझिए बच्चों, यहाँ समझ में नहीं आया होगा ना, देखिए काफ़ी इजी प्रश्न पूछा है। एक त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। अब त्रिभुज का नाम क्या है, तो फलना ABC है। तो कह रहा है D एवं E क्रमशः AB और AC पर, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, 2 बिंदु इस प्रकार है कि D जो है, D और E ये जो है बेटा इसके समांतर है। कह रहा है AD और DB का अनुपात क्या है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये जो है 1.6 है, तो इसी का, तो इसी ये पूछ लिया गया। तो बेटा अगर इसको पूछ लिया गया है तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, काफ़ी आसानी से निकाल लोगे। बोलो कैसे सर, आप लोगों ने थेल्स में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो ये भुजाएं अनुपातिक होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 बटे यहाँ पे x, ठीक है। तो इसको काटिए, हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 48,
तो 2x बराबर हो जाएगा 16 3 48 यानी 4.8। अब इसको जब काटोगे तो क्या होगा 2.4, क्या पे 2.4, ठीक है। अगला कह रहा है बेटा कि एक ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी एफ में, और बी सी जो है और ई एफ इनका अनुपात है 3/5, तो इनका एरिया का अनुपात क्या होगा, तो इनका जो एरिया का अनुपात होता है बच्चों ये 3/5 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 3 9/25, ठीक है 9/25। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ना। चलिए कह रहे बिंदुओं P 0 0 और Q जो है -3 4 के बीच की दूरी क्या। अब समझिए एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे A, दूसरा जो है बिंदु ले लेंगे B, ठीक है। इनका जो निर्देशांक है वो 0 0 है और इनका जो है बेटा वो -3 और -4 है। तो कह रहा है इनके बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगा PQ क्या होगा। अब समझिए एक बिंदु का निर्देशांक अगर 0 0 दिया हो तो मूल बिंदु लिखा हो तो क्या होगा इनका स्क्वायर करें तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, और 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा 3 3 क्या हो जाएगा 9 और 4 चौके 16, तो 9 और 16 क्या हो जाएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा तो ±5, ठीक है, यानी 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिंदु 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। आप समझिए, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे हम ये ले लेंगे, दूसरा बिंदु क्या है बी मान लेते हैं, ठीक है। इनका जो निर्देशांक है बेटा 1 और 2 है, इसका क्या है तो 3 और 4 है। अब यहाँ पे एक मध्य बिंदु हम लोग पी ले लेंगे, तो इसका जो निर्देशांक होगा, ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा x1 + x2/2, यानी कि 3 और 1 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2, यानी पहला जो होगा 2 होगा। अब देखिए इसमें पहला 2 नहीं, उसका में 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है यदि ये 0 0 और बी क्या है 4 0 C = 0 1 है तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या है। बच्चों इसको दिमाग नहीं लगाना, ये अब तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इसका अगर जब निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2। अगला यदि cos A बराबर 3/5 है तो cosec A बराबर क्या होगा। आप समझिए बेटा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो बेटा ये जो होता है साइन का होता है, ये कोस का होता है, और ये क्या है तो टेन का होता है। तो कोस का क्या होता है तो b/h, तो b/h बराबर क्या है तो 3/5 है, यानी h का वैल्यू कितना है तो h का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, तो p बराबर कितना होगा तो p बराबर बेटा 4 हो जाएगा। तो पूछा कोसेक, तो कोसेक ये कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर क्या होता है p/h, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h/p। तो h का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला 5, ठीक है, क्या निकाला बेटा 5, तो 5 कहाँ पे है देखिए, ठीक है, और p का वैल्यू कितना है तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 5/4। अगला कह रहा है कि यदि 2 sin A = √3 है तो A का मान क्या होगा, तो A का मान क्या, अब समझिए 2 sin A बराबर कितना है तो √3 है, तो √3 है। आप समझिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री, ठीक है। अगला है कह रहा है cot 90 - θ = क्या होगा, तो cot 90 - θ = क्या होता है तो tan θ होता है, यानी कि थीटा की जगह पे ये है तो क्या हो जाएगा tan ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या, ठीक है, 27 28 देख लेते हैं। लिया गया बेटा कि sin² A + cos² A = क्या, तो sin² A + cos² A = होता है 1, क्या होता है बेटा तो 1, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब समझिए एक मीनार है, ठीक है, इनके कह रहा है कि इनके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो इनके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, सॉरी 15 मीटर की दूरी पर है, इनकी जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा। आप समझिए उन्नयन कोण ये कितना होता है √3 होता है, ये 1 होता है, तो बेटा 1 यूनिट बराबर कितना दे दिया है तो 1 यूनिट बराबर दे दिया है आपका 15 मीटर, इसलिए √3 के बराबर क्या हो जाएगा तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 15 को √3 से गुना यानी 15 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला में पूछ रहा है कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, ठीक है 2 होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी भी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बेटा याद रख लेना अनंत होती है, ठीक है। तो ये ठीक है प्रश्न संख्या 30 क्या, हाँ 30 था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुल
30 MCQ प्रश्नों को देखा जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस प्रश्न को अगर आप लोग कर लेते तो निश्चित है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे कई प्रश्न देखने को मिलेगा, तो फिर हूबहू आप लोग को यही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, पैटर्न ये रहने देता है बच्चों, इसकी जगह क्या है कि 2 की जगह 3 कर देता है, नहीं कि आंकड़ा चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न आप लोग करके जाते हैं निश्चित आप लोग वहाँ पे नहीं फंसोगे और बेहिचक आप लोग अच्छे मार्क्स करके आओगे। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर करने से क्या होता है, हम लोग को एक हौसला मिलता है और इससे एक अलग और बेहतर तरीके से आप लोग के पास में वीडियो लेकर के आप आते हैं। ठीक है।